दोस्तों, लोकतंत्र करने में आपका स्वागत है। देखें, सामान्य तौर पे हमारे यहाँ जो एक जुडिशियल व्यवस्था है, ये 3 चरण की है। लोअर जुडिशरी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। पर जो ये 5 रिट्स हैं, ये सिर्फ सुपीरियर कोर्ट्स में यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लागू की जाती हैं। तो उसमें एक हमारा आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 हमको किसी भी आम आदमी को अपने मूल अधिकारों का हनन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत देता है। तो एक कोई वकील है सुप्रीम कोर्ट में, विशाल तलवार, उन्होंने साहब एक पीआईएल फाइल की है। उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका एक दायर की है और उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे जो मजाक हो रहा है वो तो चलिए, उससे उन्होंने शुरुआत की कि साहब ये स्टैंड अप कॉमेडी के नाम से मजाक हो रहा है और तमाम चीजें हो रही हैं। सोशल मीडिया टोटली पूरी तरह अनरेगुलेटेड है। लेट मी शो यू। तो उन्होंने कहा सोशल मीडिया एकदम ही पागल हो चुका है और इसको रेगुलेट करने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो डिजिटल कंटेंट है, ये इसके नाम पर कुछ भी दिखाया जा रहा है, कुछ भी दिखाया जा रहा है। देखिए, एक बड़ा एक इंटेलिजेंट काम इसमें जो विशाल तिवारी ने किया वो ये किया कि इसमें इन्होंने ये नहीं किया कि साहब हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं या भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं। अब इसको होते ही ना फिर ये एक बीजेपी की पिटीशन हो जाती, आरएसएस की पिटीशन हो जाती, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल की पिटीशन हो जाती, हिंदुओं की पिटीशन हो जाती। ये सब उन्होंने अलग रखा। उन्होंने बड़े इंटेलिजेंटली इसको फाइल किया। ये जो इसका इमीडिएट प्रोवोकेशन, देखिए मैं हमेशा कहता हूं बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। इस बार मैं कह नहीं रहा हूं, इस बार मैं उम्मीद कर रहा हूं। आज मैं आपको प्रधानमंत्री का भी एक बयान दिखाऊंगा और उससे आपको समझ में आएगा कि बात निकल चुकी है और इसका दूर तक जाने का, जिसे कहना चाहिए, पूरी उम्मीद है। इसका जो इमीडिएट प्रोवोकेशन था, तत्काल इसको जो दायर करने का जो वजह बताई गई, वो एक प्रणित मोरे करके एक कोई कॉमेडियन है, मैंने तो देखा नहीं, उनको सिर्फ सुना है मैंने कि उन्होंने कोई 370 की बिरयानी, एक विवाद है जिसमें एक व्यक्ति कह रहा है कि साहब मैंने अपनी एक गर्लफ्रेंड को 370 रुपए की बिरयानी खिलाई और बदले में वो उससे अपने लिए कुछ चाह रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड से। और इसी के साथ कोई एक लेडी डॉक्टर का भी दिखाया है जिसमें वो मरे हुए लोगों का प्राइवेट पार्ट्स को लेकर मजाक बना रही है। इन सब ने माफी मांग ली है और इसमें कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले रणवीर इलाहाबादिया का भी एक बड़ा मामला चला था जिसमें वो एकदम ही बकवास कर रहे थे, अपने पेरेंट्स के साथ सेक्स करने की बात कर रहे थे और उसमें तमाम लोग थे और लड़के भी थे, लड़कियां भी थी। और आज की तारीख में ये हंसने के लिए एक यही तरीका रह गया है। फिर बात सिर्फ इनकी नहीं है। अब जिन लोगों का नाम नहीं लिया गया मैं आपको याद दिलाऊं, मुनव्वर फारूकी माता सीता को लेके कितने भद्दे मजाक करता था। साबरमती एक्सप्रेस जो जला दी गई, जिसमें कार सेवक मर गए, उसको बर्निंग ट्रेन कह के मजाक उड़ाता था। कुणाल कामरा एक रिपीट ऑफेंडर है, वो लगातार इस तरह की बातें करता रहता है। लेकिन ये सब चीजें उन्होंने नहीं ली, विशाल तिवारी ने ये सब चीजें नहीं ली। उन्होंने ये दिखाई जो जो जिसको सिविल सोसाइटी जिसका विरोध करता है, और या फिर उन्होंने जो क्लिंचर जिसको मैं कहूंगा, उन्होंने कहा देखिए माय लॉर्ड, आप इस पिटीशन को हल्के में नहीं ले सकते। इन्होंने, सोशल मीडिया ने आपको भी नहीं छोड़ा। एक बीच में बहुत वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ कि मेरे पास आई वो खबर, मैंने देखी और फिर मैंने जब उसको कंफर्म किया, मैंने जुडिशियल सर्कल्स में बात किया, उन्होंने कहा नहीं एकदम बकवास। इनफैक्ट मैंने उसको अपने कुछ दोस्तों को भेजा, उन्होंने कहा कि एकदम बकवास है। आपको याद होगा एक खबर आई थी कि 75 जजेस इंग्लैंड जाकर बैडमिंटन खेल रहे हैं और सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है वगैरह वगैरह। और इसमें किरण रिजिजू को और कानून मंत्री मेघवाल को भी लपेट लिया गया। बैडमिंटन प्रतियोगिता पिछले साल की, किरण रिजिजू साहब ने इसको अपने आप पोस्ट भी किया था और उन्होंने बताया था देखिए आप, ये 29 नवंबर 2025 की प्रतियोगिता को इंग्लैंड दिखा दिया गया, 75 जजेस को इंग्लैंड पहुंचा दिया गया, जबकि इंग्लैंड सिर्फ हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गए थे और वो भी वहां के किसी न्योते पर गए थे, किसी बुलावे पे गए थे, कोई लेक्चर देने गए थे। फिर मामला दिल्ली हाईकोर्ट ने टेकअप किया और उससे कहा कि बड़ी नाराजगी जताई, कार्रवाई करने के लिए कहा और कहा कि ये सारे जितने पोस्ट हैं हटा दो। भाई सोशल मीडिया से कोई चीज हट नहीं सकती ना। आज भी जब मैं इसको ढूंढने गया तो मुझे मिल गया। तो सोशल मीडिया से कोई चीज कभी खत्म नहीं हो सकती, आप इसको समझ लें। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया कि देखिए साहब, आपको भी नहीं बख्श रहे। और सुप्रीम कोर्ट पहली बार निशाने पे नहीं है, कई बार निशाने पे आती है।
तो मुझे इसमें जो उम्मीद नजर आ रही है कि अब ये एक समय आ गया है सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का। मैं सालों से ये बात कह रहा हूं, लिख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर एक एक अकाउंट वेरीफाइड होना चाहिए। नाम रख लिया अनुपम मिश्रा और देने लगे गालियां, राम मंदिर को गालियां देने लगे। नाम कुछ भी, कोई किसी भी नाम रख लिया, कुछ भी गालियां देने लगा। जातियों के बीच में भड़काया जाता है, राज्यों के बीच में भड़काया जाता है, देशों के बीच में भड़काया जाता है। अभी देखिए अमेरिका में एंटी इंडिया सेंटिमेंट बनाने में कितने ढेर सारे गैंग सामने आए जो पाकिस्तानी गैंग्स थे। तो हर आदमी के एकदम वेरीफाइड होना चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम अपने असली नाम से आप सामने आ सकते। तो चीन में हर अकाउंट जो होता है वेरीफाइड होता है। फिर ठीक है, आप निकनेम कुछ भी रख लीजिए, लेकिन आपका वेरीफाइड होगा तो आपको डर लगेगा, खौफ लगेगा। अभी क्या होता है, मैं अक्सर कहता हूं कि जो एनोनिमिटी होती है, जब आपको लगता है कि हमारा तो कुछ असली है ही नहीं इसमें, तो फिर आप दुस्साहसी हो जाते हैं। और मैं तो ये भी कहूंगा कि भाई जो लोग कहते हैं कि हम असली नाम से नहीं लिख सकते, तो मैं तो कहूंगा फिर ना लिखें, ना लिखें। आप असली नाम से सिर्फ आ जाएं और देखें क्या बात हो रही है। नकली नाम और ये निकनेम्स ही खत्म कर दिए जाने चाहिए। सब लोग अपने असली नाम, असली पते, असली फोटो सामने आओ और उसके बाद सबकी बहादुरी देखते हैं कौन क्या बोलता है। और ये बात मैं आज से नहीं, सालों से कह रहा हूं लगातार। और सोशल मीडिया का जो नैरेटिव बनाने के लिए एक वो होता है, एक प्रयोग किया जाता है कि साहब कोई भी नैरेटिव खड़ा कर दीजिए, कोई भी झूठ बोल दीजिए, कोई भी, मतलब आपने 75 जजेस को लपेट के इतना बड़ा झूठ बोल दिया। ये बात झूठ है, बहुत कम लोगों को मालूम चलेगी। ये बात पहले जब प्रोपेगेट की गई तो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच गई। और नैरेटिव तो बनाए जाते हैं, बहुत ढेर सारे काम नैरेटिव बनाने के लिए ही किए जाते हैं। आज मैं आपको एक खबर दिखाता हूं। खबर आती है कि दिल्ली की लोअर कोर्ट से शर्जील इमाम और उमर खालिद की बेल खारिज होगी। अब आप मुझे ये बताएं, जिस आदमी की बेल का मुकदमा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लगातार चल रहा है, वो लोअर कोर्ट गया क्यों? इसलिए गया क्योंकि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लगातार वो खारिज हो रहा है। उसे मालूम था कि लोअर कोर्ट भी खारिज हो जाएगी। लेकिन ये खबरें, इस तरह की पिटीशन डाली क्यों जाती है? डाली जाती है मुद्दे को गर्म रखने के लिए। देखिए साहब, एक बार और खारिज कर दिया। अब ये खबर आई है और उसके बाद सोशल मीडिया में आग लग गई, आग लग गई। किसी ने ये नहीं सोचा कि बंदे तुम सुप्रीम कोर्ट तक होके आए, तुम लोअर कोर्ट वापस क्यों? ये सब नैरेटिव बनाने के लिए ये सब हरकतें की जाती है। अच्छा, मैंने कहा बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। ओ जुबैर टाइप के लोग भी इसमें आएंगे जिन्होंने नूपुर शर्मा का एक छोटा सा हिस्सा काट दिया, छोटा सा हिस्सा काट दिया और काट के गलत तरीके से दिखाया। वो लड़की आज तक छुपी छुपी घूम रही है। और जुबैर को योगी जी ने ठीक किया था, बरेली जेल में सड़ाया था। अब वो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब धरने पे बैठ गए कि जब तक योग नहीं छोड़ोगे जुबैर को, तब तक मैं कोर्ट से नहीं उठूंगा। और योगी जी तो ये कर रहे थे, इधर जमाना तो एक मुकदमा और, इधर जमाना तो एक मुकदमा और। तो फिर लेकिन जब योगी जी भी समझ गए कि भाई सीजीआई ने इशू ही बना लिया है, तो छोड़ दिया। देखिए, वो जुबैर कह रहा था मैं पत्रकार नहीं हूं। हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं ये तो पत्रकार है। तुम्हें नहीं मालूम जुबैर, तुमको नहीं मालूम, तुम पत्रकार हो। ये हमारे चंद्रचूड़ साहब कह रहे थे। फिर और आगे जाएगी साहब, झूठ का जो एक सिलसिला शुरू किया राहुल गांधी ने, कई जगह माफी मांग ली, कई जगह झूठ बोल दिया, कई जगह खेद व्यक्त कर दिया, कई सजा भी हो गई उनको तो सजा भी हो गई 2 साल की। उनको कई मुकदमे चल रहे हैं। मैं माफी नहीं मांगूंगा, माफी भी मांग लेते हैं। उन्होंने तो झूठ को एक ऑल टुगेदर एक नया इंस्टीट्यूशन बना दिया। नंबर 2 पे है राहुल गांधी झूठ बोलने में, नंबर 1 पे आज भी केजरीवाल है। इनका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता। तो मतलब जो आदमी खुलेआम कह रहा हो कि हम रूस से तेल नहीं खरीद रहे, और हम सबसे ज्यादा तेल रूस से खरीद रहे हैं, मतलब ऐसा भी नहीं कि थोड़ा मोड़ा खरीद रहे हैं, सबसे, लेकिन कह रहा है अमेरिका के डर से नहीं खरीद रहे। जाइए, जो करते बने कर लीजिए। बेशर्मी का कोई इलाज नहीं है ना। अभी मैं आज देखा कि गोवा गया था, वहां अपनी नई नई स्कीम्स बता रहा था। वहां पत्रकारों ने इसको पकड़ लिया कि भाई आपके यहाँ पंजाब में पुलिस लड़कों को मार रही है, कर्मचारियों को मार रही है, जितने वादे आपने किए एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया, एक भी वादा आपने पूरा नहीं किया, और आप यहाँ पे गोवा में स्कीम लेके आ गए। देखिए केजरीवाल ने इसका जवाब क्या दिया। वहां पे मुख्यमंत्री हैं, पूरी कैबिनेट है, सारे ऑफिसर्स हैं। मैं यहां से मैं सरकार नहीं चला रहा, तो मैं एक मिनट मैं माइक्रो क्वेश्चंस के जवाब नहीं दे पाऊंगा कि अभी वहां पे, अगर मुझे नहीं पता कि किस वजह से वहां पे कर्मचारी हड़ताल पे बैठे हैं। मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, जाओ
मुझे नहीं पता वहां, जबकि पंजाब में भगवंत मान बिना केजरीवाल को बगल में बैठा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, हर बात में यही बंदा आगे रहता है। लेकिन जब पूछ लिया गया पंजाब में क्या हो, मुझे क्या मालूम पंजाब में क्या हो रहा हूं, मुख्यमंत्री से पूछो जाके, मैं तो यहाँ गोवा में नई नई डींगे मारने आया हूँ, नई नई गप्पे मारने आया हूँ, सुनो दैट वे। अखिलेश यादव को आपने देखा, उन्होंने राम मंदिर को लेकर कैसी कैसी बातें की, कैसी कैसी बातें कराई, राम मंदिर के चोरी में आपने देखा योगी आदित्यनाथ को लपेटने की कोशिश की। मेरा अपना मानना है कि ये मामला अगर सुप्रीम कोर्ट ठीक से टेकअप कर ले, क्योंकि मोदी सरकार तो कुछ करती नजर आ नहीं रही इसमें, वो तो उनको, जैसे आज भाऊ के साथ हमारा दिन में एक वो था प्रोग्राम था, तो भाऊ से बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि राहुल गांधी उनके लिए खिलौना है, वो राहुल गांधी को किसी भी हालत में कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। ये आज दिन का प्रोग्राम था भाऊ का, आज भाऊ का कॉल आ गया और उन्होंने कहा चलो अनुपम करते हैं। देखो भाऊ की तबीयत बहुत ठीक नहीं रहती, मैं अपनी तरफ से, आप लोग अक्सर कहते हैं भाऊ को लाइए भाऊ को लाइए, मैं भाऊ को परेशान नहीं करना चाहता, उनकी सच में तबीयत ठीक नहीं, उनको डॉक्टर्स ने मना किया इससे ज्यादा मत बोलिए, इतनी देर से ज्यादा मत बोलिए। जब भाऊ खुद ही प्रसन्न होते हैं तो प्रकट हो जाते हैं जब उनकी तबीयत ठीक होती है। अच्छा आगे देखिए कि राम मंदिर को लेकर योगी ने कहा था कि मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा, अफवाहें मत फैलाएं। कोई रुका? कैसी कैसी अफवाहें, काग भुसुंडी गायब हो गए, काग भुसुंडी दिखा दिए गए। उसके बाद ट्रस्ट वाले सामने आके कह रहे हैं जिसने जिसने जो जो दिया था आके अपना सामान देख ले, लेकिन आप अफवाहें की बढ़ती जा रही जिसकी कोई लिमिट नहीं। अच्छा अफवाहों को बढ़ने का कारण भी मिला है, भाई राम मंदिर में चोरी मामूली बात नहीं, अभी वो मामला खत्म नहीं हुआ, आपने देखा केदारनाथ बद्रीनाथ से खबर आ गई कि साहब वहां भी चोरी हुई, वहां भी चोरी हुई। अब इसको लेकर एक नया नैरेटिव, इसमें भी इतना झूठ सच किया जा रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन आप एक बात बताएं, चोरी हुई है तो लोग कहेंगे ना चोरी हुई, आप भाई अच्छा अब ये समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, राम मंदिर को कहा जा रहा है कि साहब सरकार से अलग हटके हिंदुओं को एक मंदिर दिया गया और हिंदुओं ने उसमें चोरी करा दी। भैया केदारनाथ बद्रीनाथ तो आज तक हिंदुओं के हाथ में नहीं आया, जमाने से सरकार के हाथ में है, वहां क्यों चोरी हो गई, वहां क्यों चोरी हो गई? मैं मतलब ये कोई बात नहीं थी कि लालची घटिया नीच लोग हर जगह होते, हर जगह होते हैं। अगर वो राम मंदिर में कर सकते हैं जो कि एक हिंदुओं द्वारा कंट्रोल्ड संस्था है, तो केदारनाथ बद्रीनाथ में भी कर सकते हैं जो सरकार द्वारा कंट्रोल्ड है। शबरीमाला में भी पूरी सोने के पूरी परत की परत उतार के उसकी जगह पीतल लगा दिया, वो भी तो सरकार द्वारा कंट्रोल्ड है। और शबरीमाला का चोर एक बार नहीं कई बार सोनिया गांधी के साथ देखा गया, सोनिया गांधी के साथ शबरीमाला चोर देखा गया। और अभी देखिए 4 दिन पहले कोर्ट ने आदेश दिया है कि चोरी में इनको सीपीएम और सीपीआई के लोगों को लपेट लिया, इन सब के खिलाफ केस फाइल करने के लिए कहा। ये सीपीएम और सीपीआई वाले चोरी करा रहे। वहां भी राम मंदिर में भी मैं देख रहा हूं कि बहुत ढेर सारे लोग वहां पर, मैं आपको इस बात को बड़े जिसे कहना चाहिए कि हवा में नहीं बता रहा हूं, बड़े अधिकार से बता रहा हूं कि राम मंदिर में बहुत ढेर सारी नियुक्तियां, खास तौर से वो नियुक्तियां जो इस समय डाउटफुल है, उनमें से टिन्नी यादव वगैरह को छोड़ दिया जाए तो कई नियुक्तियां ऐसी हुई जो कि विपक्ष के नेताओं के कहने पे हुई। अरे साहब रख लीजिए, अब ये क्या, मैंने आपको कई बार बताया कि यहाँ कितना भी झगड़ा करे बाकी पॉलिटिशियंस में आपस में बड़ा वो रहता है, तो चंपत राज के कई लोगों से संबंध, अरे साहब रख लिया आप देखिए आप। तो 2 बातें, एक तो चोरी होगी तो बात होगी, मंदिर चोरी के लिए नहीं बने, लेकिन उसको आप ये मत कहिए कि हिंदू अपना मंदिर नहीं चला पाए। सरकार अपना मंदिर कहां चला पा रही है भाई? बद्रीनाथ में चोरी हो रही है, केदारनाथ में चोरी हो रही है, शबरीमाला में चोरी हो रही है, सारे चर्चेस जो ईसाई प्राइवेटली चला रहे सब में चोरी हो रही है, सारी दरगाहें, सारे जितने बड़े बड़े मस्जिदें हैं उसमें मुस्लिम वक्फ की चोरी नजर आ रही है, मुस्लिम वक्फ में चोरी नजर आ रही है, मुस्लिम मंत्रियों में चोरी नजर आ रही है, वक्फ की जमीन चोरी नजर आ रही है। तो साहब अब क्या करें साहब, ये वो कहते हैं ना एक पुराना क्लिशे टाइप डायलॉग है कि साहब जमाना खराब है, अब क्या किया जाए। तो आपको तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ सतर्क रहना है, आपको देखना है कि भाई चोर अपना काम करेगा, आप अपना काम करें। लेकिन ठीक है चोरी हुई, योगी ने कहा गलत हुआ, हम जांच करेंगे, एसआईटी की, एफआईआर की, 8 गिरफ्तारियां की, वसूली की, इस्तीफे हुए, पर नहीं आप तो कह रहे योगी ही चोर है। कोई मानेगा तुम्हारी बात? मानेगा कोई तुम्हारी बात? तो अब ये जो नैरेटिव्स चल रहे हैं इन सब, देखिए आज भाऊ एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, भाऊ कह रहे थे कि भाई जो आदमी चढ़ावा चढ़ा रहा है या दान कर रहा है उसको, वो भगवान को समर्पित है, वो हिसाब लेने नहीं जाता, हिसाब लेने केवल संजय राउत और ये उद्धव ठाकरे जैसे लोग बात करते हैं। आज मैं देख रहा था महाराष्ट्र से
टीवी पे दिखा रहे थे, मेरे ख्याल से इंडिया टीवी या किसी पे दिखाते, महाराष्ट्र से श्रद्धालु आए थे, तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर में चोरी हो गई। बोले हाँ साहब, बड़ा बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए। क्या वो साहब उद्धव ठाकरे का? अरे क्या उद्धव ठाकरे को छोड़िए भाई, उद्धव ठाकरे कौन होते हैं हिसाब मांगने वाले? कौन होते हैं? उनके उनके पिताजी मांगते तो एक बार समझ में भी आता, उनमें कुछ दम था। ये आदमी कांग्रेस के इशारे पे नाचने वाला आदमी, इसको क्या माने? तो राम मंदिर के श्रद्धालुओं के बड़े वीडियो सामने आ रहे हैं, अगर आप जाके देखें, जिसमें वो कह रहे हैं हमारी मंदिर में श्रद्धा आज भी अटूट है, मंदिर में श्रद्धा अटूट है, भगवान में श्रद्धा अटूट है, और उनको योगी पर इस बात का भरोसा है। बहुत ढेर सारे राम मंदिर के वीडियो सामने आ रहे हैं, जहां पे जो पत्रकार लोग हैं वो श्रद्धालुओं को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ ऊटपटांग के, पर श्रद्धालु अपनी जगह अडिग है। लेट मी शो यू, मेरे आज के थंबनेल्स गड़बड़ा रहे हैं। ओके, तो अभी भी उनको योगी पर भरोसा है और वो अपनी बात कह रहे हैं। अब मैं आता हूं मोदी जी की उस बात पे। आज मोदी इस बात तो कह रहे थे कि भाई इतना बड़ा युद्ध हुआ, इतनी ज्यादा तेल की शॉर्टेज हुई, 75,000 करोड़ का नुकसान हुआ, इतने में तो एक नई रिफाइनरी लग जाती। क्या लेकिन हमने जनता पे इसका लोड नहीं आने दिया? 3 रुपए 4 रुपए ज्यादा कोई चीज बढ़ी नहीं क्या? लेकिन फॉल्स नैरेटिव आपने बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। सुनिए क्या कहते। अफवाहें बहुत फैलाई गई, लोगों को डराया गया, भड़काया गया, राजनीति के खेल खेले गए, लेकिन जिनके इरादे गलत थे वो सफल नहीं हो पाए। दूर सुदूर इलाकों में भी छोटी मोटी अड़चनों के अलावा सप्लाई की कोई बड़ी चुनौती नहीं आई। देखो भाई जाके, अच्छा आज जो भाव, अच्छा जैसे मोदी जी जो बात कह रहे हैं कि आपने बड़ी अफवाहें फैलाई, बड़े नैरेटिव फैलाए, हाँ ठीक है, हाँ, पर कुछ कीजिए इसके लिए प्रधानमंत्री जी, कुछ कीजिए। और इसका सीधे तरीका ये है ना कि हर वो अफवाह वाल जो है उन सबको जिम्मेदार ठहराया जाए। इसका कोई एक मैकेनिज्म बनना चाहिए भाई, ये फ्री फॉर ऑल नहीं हो सकता ना। मैं बार बार कहता हूं कि हर वो आदमी जिसके हाथ में एक फोन है, वो आज की तारीख में एक अखबार का संपादक है, एक टीवी चैनल का मालिक है। कोई भी आदमी बैठ सकता है, कोई भी आदमी कुछ भी लिख सकता है। और हमारे दिन तो गए ना, मैं आपको अक्सर बताता हूं कि हम लोग लेटर टू दी एडिटर लिख के वो स्कूलों के चक्कर लगाते थे, वो दिन गए। अब तो हर आदमी जिसके पास फोन है वो एक अखबार भी चला रहा है और वो एक टीवी चैनल भी चला रहा है, कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है। देखिए, सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग जरूरी है। ये अभिव्यक्ति की जब स्वतंत्रता दी गई थी, जो पहला, मैं अक्सर कहता हूं कि नेहरू ने जो पहला, नेहरू ही नहीं, नेहरू और अंबेडकर ने मिलकर जो पहला संशोधन किया, वो यही कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, कि कोई कुछ भी बोलता रहे। अच्छा, आज भाऊ जो बात कह रहे थे, क्या भाऊ कह रहे थे कि अखिलेश यादव को, खास तौर से आज अखिलेश यादव में फिर देख रहा था, राम मंदिर पे बहुत ज्यादा हमलावर थे। भाऊ कह रहे थे अगर अखिलेश यादव को जरा सी राजनीतिक समझ होती तो इस मामले से दूरी बना लेते। राम मंदिर में भाई आपका रिकॉर्ड बहुत खराब है, बहुत रिकॉर्ड आपका खराब है। जब आप राम मंदिर की बात करेंगे, राम मंदिर में चोरी हो रही, तो लोग कहेंगे आपने तो गोली चलाई, आपने तो 84 कोसी परिक्रमा रोकी, आपने तो मंदिर रोकने का प्रयास किया, आपने क्या क्या नहीं किया। लोग याद, अब जैसे जब वो तेजस्वी यादव कहते थे कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर खराब है, ऐसे हम कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर खराब है, तो ठीक है, अगर तेजस्वी कहेंगे तो हम कहेंगे अच्छा जंगल राज। अब वो 30 साल हो गया जंगल राज, लोगों के दिमाग में टका हुआ है आज तक। वो 30 साल हो गए गोली चले हुए, 40 साल हो गए गोली, 35 साल हो गए गोली चले हुए, दिमाग में लोगों के है। तो उस इश्यू पे मत बोलो भाई जिसपे तुमको घेरा जा सके। पर नहीं, आज भी अखिलेश यादव जोर जोर से चिल्लाकर बोल रहे थे। और देखिए, अखिलेश यादव अभी तक इस बात को समझ नहीं रहे कि वो इसको मजाक बना रहे हैं, इन्होंने इसका तमाशा बना दिया। मैं थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा हूं अपने थंबनेल और वीडियोस, आप देख, मैं अपनी टीम से बात कर रहा हूं। मैं आपको अखिलेश का एक वीडियो दिखाता हूं, और मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं, बस थोड़ा सा दिखाता हूं। आपको बताऊं कि आपने राम मंदिर, आप जब अगर कहो कि राम मंदिर में चोरी हुई, तो भैया हम लोगों को बहुत दुख है, थोड़ा दुख तुम भी दिखा दो, नहीं हो तो झूठ मूठ का दिखा दो। चोरी के नाम पे ठाके किसी को पसंद नहीं आएंगे। सुने आप, चोर चोर सौतेले भाई, जिन्होंने चुराई राम की पाई। चोर चोर सौतेले भाई। अब वो क्या है कि अखिलेश यादव बिना पढ़े कुछ नहीं बोल पाते, उतनी से 2 लाइन लिखने के लिए उन्होंने 6 बार कागज में देखा, 8 बार कागज में देखा। तो चोर चोर मौसेरे भाई की जगह वो सौतेले भाई पढ़ गए। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, आप जब राम मंदिर के ऊपर कुछ कहते हैं तो बात अपील नहीं करती, अपील नहीं करती। आपका तो पार्टी का स्टैंड है कि भगवान राम, कहते हैं जिनको तुम नाम लला कहते हो उनको हम अवैध कब्जाधारी कहते हैं।
रामगोपाल यादव का पार्लियामेंट में बयान है, मैंने आपको कल सुनाया था, वीडियो सुनाया था। उन्होंने कहा कि जिनको तुम रामलला कहते हो वो हमारी नजर में अवैध कब्जा करके बैठे। और कि उन्होंने नहीं, अखिलेश यादव ने कहा, रात के अंधेरे में मूर्तियां लाके रख दी गई हैं राम की, और अयोध्या में वहां कभी कोई मंदिर था ही नहीं। और फिर कहा कि हिंदुओं में तो ये किसी भी पेड़ के नीचे 2 मंदिर रख दो, बन गया मंदिर, 2 पत्थर रख दो, बन गया मंदिर। जस्ट लुक एट द डायलॉग, फिर से दिखाइए इसको। हाउ कैन समवन टॉक लाइक दैट हिंदुस्तान, कि राम के अंधेरे में तुमने राम की मूर्ति रख दी, अयोध्या में तो कभी मंदिर था ही नहीं, किसी भी पेड़ के नीचे 2 पत्थर रख दो, बन गया मंदिर। आज इनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इतनी चिंता। तो भाव ठीक कह रहे थे, आपका रिकॉर्ड यहां इतना खराब है। अभी वो अतीक अहमद आके यहाँ पे वो ह्यूमन राइट्स पे भाषण देने लगे, तो आप हंसेंगे ना। तो इसी अब मुलायम सिंह यादव, ये आज से नहीं, पहले दिन से, आपको याद है मुलायम सिंह यादव को और लालू यादव का एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था, जिसमें कह रहे तुम हिंदू मुसलमान की बात करोगे तो हम राम और कृष्ण को लड़ा देंगे। अब मुलायम सिंह यादव पहले दिन से पार्लियामेंट में कह रहे वहां मंदिर था ही नहीं, मुझे जरूरत पड़ती मैं फिर गोली चलाऊंगा। देखिए आप मुलायम सिंह की बात सुनिए। एसपी सिंह श्रीवास्तव और बीएन मंडल जो पुरातत्वविद माने जाते हैं, उन्होंने के ग्रंथ को आप देख ले, उन्होंने लिखा है यहाँ पर कभी भी कहीं मंदिर नाम का कोई नामो निशान नहीं। क्या पढ़ा आपको? उनको पढ़ा क्या? उनके खिलाफ आप कहेंगे? पता नहीं किस वामपंथी पत्रकार को लेखक को उठाला है, यहाँ मंदिर का नामो निशान नहीं था। इन्हीं वामपंथियों को जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोमिला थापर, इरफान हबीब सबको तलब किया, डू यू नो, कोई नहीं गया, एक भी आदमी नहीं गया। इन्होंने अपने शिष्य भेज दिए, उन शिष्यों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो बयान दिया, अब तो इलाहाबाद हाईकोर्ट और बमक गया। इनका बयान मालूम क्या था? कोई कह रहा था मैं इतिहास का छात्र ही नहीं हूं, मुझे क्या मालूम। कोई कह रहा था मैंने जो कुछ पढ़ा है अखबार में पढ़ा है। कोई कह रहा था मुझे नहीं मालूम मैं यहाँ क्यों। ऐसे छात्रों को भेज दिया, खुद नहीं आए। किताब लिखवा लो, कोर्ट जब बुलाती कोई नहीं आता। किताब लिख के आपने दे दी, वो वामपंथी लिख रहे हैं, वामपंथी पढ़ रहे हैं, बच्चों का दिमाग खराब कर रहे हैं। सामने सवाल जवाब करें, उससे सब बचना चाहते हैं। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस तो भगवान राम के बस सर पे किसी तरह मुकुट उतार के टोपी रखने के लिए परेशान है। एक ऐसा नहीं होता, एक के बाद एक बयान आते जा रहे हैं। वो भगवान को इमाम हिंद बताते कि एक ऐसा है, वो एक इकबाल का शेर था, चलिए ठीक है था, लेकिन जब से ये राम मंदिर की कंट्रोवर्सी उठी है, पूरी कांग्रेस के सारे प्रवक्ता एक ही बात दोहरा रहे। सुने, यह 145 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, इमामे हिंद कहा गया है। ना चाहती हूं कि है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं इनको इमामे हिंद। ये राम को इमाम बनाने के लिए इतना परेशान है कौन? मतलब ये किस तरह की राजनीति है, ये किस तरह का कल्चर है। बहरहाल कमिंग बैक टू दी ओरिजिनल पिटीशन, जहां से बात शुरू हुई थी, ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले को केवल छोटी मोटी हरकतों तक नहीं, क्योंकि उन्होंने केवल कॉमेडियंस की बात नहीं की है, उन्होंने ये कहा है बड़ी केयरफुली, बड़ी ब्यूटीफुली, वेरी इंटेलिजेंटली ड्राफ्टेड पिटीशन है। एक बार भी हिंदुओं का जिक्र नहीं, एक बार भी मंदिर का जिक्र नहीं है, बल्कि ये कहा है कि माय लॉर्ड आपको तक को नहीं छोड़ा। तो समय आ गया कि सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए। अगर सरकार नहीं कर सकती तो सुप्रीम कोर्ट ही पॉलिसी बनाए। अब सरकार को लगता है इसमें कोई कदम उठाएंगे तो एकदम बड़ा पब्लिक की तरफ से बड़ा लैशबैक आ जाएगा। तो ठीक है भाई, आप नहीं करना चाहते, सुप्रीम कोर्ट करे। सरकार से याद आया, सरकार ने आज एथेनॉल के मुद्दे पर एक सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि साहब वो एथेनॉल से हमने एकदम से नहीं लागू किया है और जल्दबाजी में नहीं लागू किया है, आपकी कार को कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, आप लोग कई दिनों से मुझसे कह रहे हैं कि मुझे एथेनॉल पे वीडियो बनाना चाहिए। आज मैंने एथेनॉल पे वीडियो बना दिया था, एक लंबा मतलब 15-20 मिनट का वीडियो है केवल एथेनॉल के इशू पे। मैं आज वही करने वाला था, मैं तो थंबनेल भी बना के बैठा था, तब तक भाऊ का फोन आ गया, बोले अनुपम चलो शो करते हैं। तो फिर भाऊ वाला प्रोग्राम कर दिया। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि ये वीडियो मैं कल आपको जरूर पेश करूं। अब आते हैं साहब ईरान में, जहां पे वो कई दिनों का वहां चल रहा है जो मातम चल रहा है खामनेई का। तो ठीक है भाई, आज उसका दूसरा दिन था और आप देखें
काले कपड़े पहने में लाखों लोग कपड़े पहन के लाखों लोग पहुंचे।